हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हमारी रैंकर्स कोचिंग के माध्यम से अलग अलग वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट पे बनाए जा रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आज हम करंट अफेयर्स 2026 के 21 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, एमसीक्यूज हैं, जिनकी विस्तृत व्याख्या के साथ आप लोगों के समक्ष लेकर के आए हैं। 21 महत्वपूर्ण एमसीक्यू आज करेंगे हम लोग। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियोस को। तो पहला क्वेश्चन ये है, प्रश्न संख्या पहला। इसमें जो है हमने उस आंसर को हाईलाइट नहीं किया है, तो आप आंसर जो है पहले खुद लगाएंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेशनल ज्योग्राफी डे कब मनाया गया? तो नेशनल ज्योग्राफी डे कब मनाया गया ये बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारा 25 जनवरी, बी है 26 जनवरी, सी है 27 जनवरी और डी है 28 जनवरी। तो आंसर हमारा होगा 27 जनवरी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यह दिन भूगोल, विज्ञान एवं अन्वेषण, पर्यावरण संरक्षण को के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल मनाया जाता है। 27 तारीख को जो है हम मतलब एक और फैक्ट याद कर सकते हैं कि 27 सितंबर को पर्यावरण विश्व पर्यटन दिवस के साथ, और यह जो है इसे याद करने में और मदद करेगा। जैसे 25 मताधिकार दिवस जानते हैं, मताधिकार दिवस। तो 25 जनवरी हमारा मताधिकार दिवस हो गया, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 27 जनवरी जो है ये याद रखेंगे कि नेशनल ज्योग्राफी डे के हिसाब से, और 27 सितंबर जो है ये विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2, तो प्रश्न संख्या 2 कहता है 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए है हमारा राफेल नडाल, बी है अपना रोजर फेडरर, सी है नोवाक जोकोविच, डी है कार्लोस अल्कराज। तो इसमें जो है 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि नोवाक जोकोविच ने टेनिस के इतिहास में 400 ग्रैंड स्लैम जीत करके दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। टेनिस जो है साल भर में 4 बार जो है बड़े टूर्नामेंट होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच, तीसरा है विंबलडन, चौथा है यूएस ओपन। यूएस ओपन जो है हर साल अगस्त की आखिरी सोमवार से शुरू होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम इसको आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपको जो है कि डेली इस पे करंट अफेयर्स की वीडियो, हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो, और धीरे धीरे हम और भी सब्जेक्ट की वीडियोज लेकर के आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक जिला एक व्यंजन योजना, एक जिला एक व्यंजन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है बिहार। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले में प्रसिद्ध स्थानीय व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए हर एक जिला एक व्यंजन को शुरू किया है। इस राज्य में जो है इसी राज्य में वो ओडीओपी, एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट, ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद को तो योजना जो है सफलतापूर्वक चल रही है। इसके अतिरिक्त जो है उत्तर प्रदेश का जो शहर है लखनऊ, जो वहाँ की राजधानी है, कैपिटल कैपिटल है, उसको क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 4, उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित होगा? कौन से जिले में वन विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है वाराणसी, सी है गोरखपुर और डी है नोएडा। तो ऑप्शन सी गोरखपुर में
इसका राइट आंसर है गोरखपुर में जो है कि पहला जो है वन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो प्रशांत कुमार बने हैं। पहले एडीजी थी यहाँ की और न्याय व्यवस्था उसके, और अभी जो है सरकार ने इनको जो है कि अपने तरफ से प्रशांत कुमार को शिक्षा चयन आयोग का जो है कि नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय योगी जी के बहुत ही चहेते अधिकारी रहे हैं। और इसने उत्तर प्रदेश राज्य ने किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना की भी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। पहला ऑप्शन है सेवा सदन, दूसरा है जन भवन, तीसरा है राज पैलेस, चौथा है लोक निवास। तो अब आधिकारिक तौर से जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भवन को जन भवन के नाम से जाना जाएगा। राज्य ने सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। अब जितने भी सरकारी स्कूल हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ के बच्चे डेली अखबार पढ़ेंगे। बिजनौर को दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण जो है वहाँ पर आयोजित किया गया था बिजनौर में। इसके अलावा लखनऊ में जो है दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन हाल ही में किस देश के पोर्ट पर पहुंचा है। तो ऑप्शन ए है वियतनाम, बी है आपका मालदीव, सी है थाईलैंड और डी है श्रीलंका। तो इसका जो है पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जो है अब थाईलैंड के पोर्ट पे पहुंचा है। भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री नामक जो है सैन्य अभ्यास होता है, मैत्री नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। इसके अलावा 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन भी थाईलैंड में किया गया था। तो थाईलैंड में क्या क्या हुआ था, एक तो थाईलैंड में अपना ये प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जो है हाल ही में पहुंचा है थाईलैंड के पोर्ट पर भारतीय नौसेना का, और उसके बाद से थाईलैंड और भारत के बीच में जो है मैत्री नामक सैन्य अभ्यास होता है। इसके अलावा 33वें पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन, दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन जो है ये थाईलैंड में किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, सी है पवन कल्याण और डी है आलिया भट्ट। तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को जो है समावेशी और अभिनव शोध के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इनको पहली बार जो है वायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार मिला है। ये पवन कल्याण को दुर्लभ सुमराय मार्शल आर्ट का सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। टोबी केयर्स को पर्यावरण के लिए प्रतिष्ठित टायलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट, दुनिया का पहला सबसे बड़ा जो है कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस देश में शुरू हुआ है। भारत में, ऑप्शन बी है चीन में, सी है अमेरिका में, डी है रूस में। तो चीन जो है इसका राइट आंसर होगा। चीन में जो है इसका सबसे बड़ा ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जो है कंप्रेस्ड एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया गया है। चीन वर्तमान में दुनिया में स्टील और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हाल ही में औद्योगिक प्रगति के बावजूद चीन की जनसंख्या में लगातार चौथे साल गिरावट दर्ज की गई है। तो चीन की जनसंख्या जो है लगातार चौथे वर्ष भी डाउन हुई है। जनसंख्या, पॉपुलेशन चीन की लगातार चौथे वर्ष भी डाउन हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, गल्फ फूड 2026 प्रदर्शनी में भारत ने किस देश में पार्टनर देश के रूप में भाग लिया है। पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा है कतर,
तीसरा है दुबई, चौथा है ओमान। तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2026 में भारत ने पहली बार पर्यटन देश के रूप में ऐतिहासिक शुरुआत की है और वैश्विक प्रदर्शनी में खाद्य और पेय पदार्थों के उद्योग को संबंधित महत्वपूर्ण आयोजन है। भारत इस सहयोग को खाड़ी देशों के साथ व्यापार संबंधों को एक मील का पत्थर माना जा रहा है कि खाड़ी देशों के साथ भारत जो है अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। यूरोपीय देशों से आयातित लग्जरी कारों पर टैरिफ 110% से घटाकर अब कितना रह जाएगी? तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 40, तीसरा है 25, चौथा है 15। अब जो है 10% रह जाएगी। यूरोपीय संघ के साथ हुई नाइट ट्रेड डील के बाद मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसे लग्जरी कारों पे आयातित शुल्क जो है 110% से घटाकर 10% कर दिया गया है। पहले इस टैरिफ को 40% तक घटाने की चर्चा थी, लेकिन अंतिम समझौते में इसे अब कम कर दिया गया और यह यूरोपीय देशों का भारतीय कारों के आयात को और सस्ता और सुलभ बनाएगा, जिससे कि मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी जो है अब और सस्ती मिलेंगी। लोग और ज़्यादा लोगों के पास जो है ये गाड़ियां अब देखी जा सकती हैं। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में मार्क टूली का निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ऑप्शन ए है राजनीति, बी है पत्रकारिता, सी है खेल और डी है शास्त्रीय गायन। तो इनका संबंध पत्रकारिता से था। मार्क टूली बीबीसी के एक प्रसिद्ध वरिष्ठ पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। वो भारतीय और दक्षिण एशियाई के मामलों पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर का सम्मान प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में इंडोनेशिया किस द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? इंडोनेशिया के किस द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? पहला ऑप्शन है आपका जावा, दूसरा है सुमात्रा, तीसरा है बाली, चौथा है लोम्बोक। तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे हाल ही में एक विनाशकारी भूस्खलन की घटना हुई। इंडोनेशिया अक्सर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहता है और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किए गए हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी संशोधन अध्यादेश 2026 को किस राज्य ने लागू किया है? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है हरियाणा। तो इसमें हो जाएगा उत्तराखंड। कि उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इस संशोधन अध्यादेश लागू किया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया और सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की भी घोषणा की है इसने। तो उत्तराखंड में तो एक तो हो गया, इसने जो है कि यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण की को सरल बनाने के लिए यह अध्यादेश लाया था यूसीसी, और इसके अलावा यहाँ पे मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और उसके बाद से इसने सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है एम्स ऋषिकेश में शुरू की गई हेली एम्बुलेंस सेवा का नाम क्या है? तो हेली एम्बुलेंस सेवा का नाम क्या है? तो आरोग्य पहला ऑप्शन, दूसरा है संजीवनी, तीसरा है जीवन रक्षक, चौथा है वायुदूत। तो उत्तराखंड एम्स ऋषिकेश के द्वारा शुरू की गई हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा को संजीवनी नाम दिया गया है। यह सेवा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा एवं सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उत्तराखंड देश पहला राज्य है जिसने अपनी स्वयं की राष्ट्रीय योग नीति लागू की है। अभी हमने तो ये ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस सेवा जो शुरू की गई है, ये जो है इसका नाम है संजीवनी। संजीवनी है और ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सीय सहायता के लिए के उद्देश्य से शुरू की गई है। उत्तराखंड जो है पहला राज्य बना है जिसने अपनी योग नीति शुरू की है। योग नीति। WPL 2026 में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। पहला ऑप्शन है स्मृति मंधाना, दूसरा है नेट साइबरब्रंट, तीसरा है हरमनप्रीत कौर और चौथा है सोवी डिवाइन। तो इसका आंसर होगा
नेट साइबर ब्रांड जो है, इन्होंने WPL वुमेन्स प्रीमियम लीग जो होता है वो 2026 सीजन की पहला ऐतिहासिक शतक जड़ा है। और ये वुमेन्स प्रीमियम लीग का ये तीसरा सीजन है। और इसने क्रिकेट के क्षेत्र में दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP के रूप में नियुक्त किया गया है। तो क्रिकेट के क्षेत्र से दीप्ति शर्मा जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में DSP बनी है। 26 जनवरी 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया? पहला ऑप्शन त्रिपुरा, मेघालय, तीसरा मणिपुर, चौथा हिमाचल प्रदेश। तो इसने हिमाचल प्रदेश ने अपना 25 जनवरी को 56वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इस 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। और सुशासन बाबू कौन है? तो सुशासन बाबू हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार CM, इनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन को 25 जनवरी 1971 को 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा भी प्राप्त हुआ था। भारत की 95वीं रामसर साइट कोपरा जलाशय। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, भारत की 95वीं रामसर साइट कोपरा जलाशय किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है राजस्थान। तो छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय, छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय इसका आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के 95 रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ का अपार आईडी के निर्माण के मामले में पूरे देश में अग्रणी रहा है। रामसर साइट का दर्जा मिलने के क्षेत्र के संरक्षण और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। जिस राज्य में जिस भी क्षेत्र में रामसर साइट मिलता है तो वहाँ की जैव विविधता और क्षेत्र के संरक्षण जो है बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी पहला ऑप्शन, दूसरा 14 सितंबर, तीसरा 10 दिसंबर और डी है 15 जनवरी। तो विश्व स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस होता है। स्रोतों के अनुसार इन तारीखों मतलब ऐसे देख लें तो 14 जनवरी को हमारा हो गया विश्व हिंदी दिवस। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, जबकि ये विश्व हिंदी दिवस हो गया। ये हो गया 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी, और 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस, मानवाधिकार। और 15 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। ये हमारा 24 जनवरी पहला ऑप्शन, दूसरा 25, तीसरा 26 जनवरी और चौथा 27 जनवरी। तो हमने जैसे ही कह दिया था आपको लोकतंत्र की में भागीदारी के लिए मतदाता दिवस के तौर पर 25 जनवरी को मनाए जाते हैं वोटर्स डे। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और स्रोतों के अनुसार और 25 जनवरी से ठीक एक महीना पहले 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। तो इसमें पहला ऑप्शन है नोएडा, दूसरा इंदौर, तीसरा बेंगलुरु, चौथा चंडीगढ़। तो इंदौर सबसे साफ शहर है, जबकि बेंगलुरु जो है सबसे सुरक्षित शहर है भारत में। ये कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए एक पोर्टल की भी
लॉन्च किया है गृह लक्ष्मी पोर्टल। और उत्तर प्रदेश शहर का लखनऊ शहर जो है जीरो फ्रेश वेस्ट डंप वाला शहर बन गया है। अब यहाँ पर कोई फ्रेश डंपिंग नहीं होती है। उसके बाद से विश्व का सबसे सुरक्षित एयरलाइंस किसे घोषित किया गया है? एयर इंडिया को, कतर एयरवेज को, या एतिहाद एयरवेज और एमिरेट्स। तो इसका आंसर होगा एतिहाद एयरवेज को। 2000 वर्ष 2026 के लिए एतिहाद एयरवेज को दुनिया का सबसे सुरक्षित एयरलाइंस के रूप में मान्यता मिली है स्रोतों में। और ये भी बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया के फेके नदी दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी है। भारत अब जापान को छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। धन्यवाद। आज की क्लास से जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप और बताइए किस किस प्रकार की हम और क्लासेज लेकर के आ सकते हैं। इसको जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।